ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर का 1 बज रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए। आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए उस वक्त की ये पहली तस्वीर आपके सामने। सीधे गाड़ी में बैठकर आजम खान जेल के मेन गेट से बाहर निकले और जिस गाड़ी में आजम खान बैठे हुए हैं उसमें वो गाड़ी की अगली सीट पर खुद बैठे हैं। पिछली सीट पर उनके दोनों बेटे मौजूद हैं और साथ में ड्राइवर नजर आ रहा है। आजम खान पूरी तरीके से कंपोज्ड, शांत, संयमित नजर आए। चेहरे पर उनकी हल्की हल्की मुस्कान थी। मीडिया कर्मियों का वहां पर जमावड़ा था जो आजम खान से बात करना चाह रहे थे, लेकिन आजम खान ने उन्हें हाथ से इशारा किया कि अभी नहीं, बाद में वो बात करेंगे। आजम खान सीतापुर से अब सीधे रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आजम खान की रिहाई हुई है सीतापुर जेल से और इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सभी समाजवादियों के लिए आज खुशी का मौका है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद थी न्याय मिलेगा। हमारी सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेगी समाजवादी पार्टी सरकार। ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और विवेक, लगातार आजम खान का जो काफिला चल रहा है उसी के साथ चल रहे हैं। जरा जानते हैं विवेक से, सीतापुर जेल से रिहाई के बाद अब जो सीतापुर जिला है उसकी मियाद से भी बाहर निकल गया है ये काफिला। विवेक, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आजम खान सीतापुर जेल से तो बाहर निकल ही गए थे लगभग आधे घंटे पहले और अब वो सीतापुर जिले की जो बॉर्डर है उससे भी क्रॉस वो कर चुके हैं, क्योंकि सुबह से ही जो तमाम लोग आने वाले थे आजम खान को रिसीव करने, उनको सीतापुर बॉर्डर के अंदर कई लोगों को नहीं आने दिया गया था। वो तमाम लोग सीतापुर बॉर्डर के बाहर वेट कर रहे थे और जैसे ही आजम खान की गाड़ी सीतापुर बॉर्डर पर पहुंची, लोग आजम खान तक पहुंचे, उनसे जाकर के उनसे हाथ मिलाया, उनका हालचाल जाना और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब वापस से गाड़ियों का काफिला रामपुर के लिए बढ़ गया है। और पहले जो सिर्फ एक गाड़ी चल रही थी, अब वो गाड़ियों का काफिला दर्जनों में हो गया है। सामने की तरफ में तस्वीरें देखिए तो दर्जनों की शक्ल में ये जो तमाम जो गाड़ियां आगे पीछे आपको दिख रही हैं, इसमें वो तमाम आजम खान के वो जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जो आजम खान को यहाँ रिसीव करने के लिए या जेल से निकलने पर उनको लेने के लिए आए हुए थे, अब ये तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दर्जनों की संख्या में ये गाड़ियां हैं। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ये कहा जा सकता है कि आगे पीछे करके गाड़ियों का काफिला आगे पीछे जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आजम खान जैसे ही सीतापुर बॉर्डर पर पहुंचे, आपको बताऊं कि जब लोग उन तक पहुंचे तो लोगों ने हाथ मिलाने के पहले जैसे उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। फूल बरसाने के साथ साथ आजम खान पहले उन्होंने गाड़ी का शीशा नहीं खोला था, पहले वो लोगों को हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जब लोग काफ़ी संख्या में लोग उन तक पहुंच गए, फिर आजम खान ने गाड़ी का शीशा भी थोड़ा खोला, कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे लगभग 5-7 मिनट तक लोगों से मिलने के बाद, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आजम खान को वहाँ पर बॉर्डर पर रिसीव कर रहे थे और जब उन लोगों से मिलने के बाद अब वापस से गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ चुका है। देखिए सामने की तरफ में जो तमाम ये काली रंग की जो गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे दिख रहा है, ये आजम खान के समर्थकों की गाड़ियाँ हैं और अब ये सब लोग यहाँ से उनको लेकर के रामपुर की तरफ कूच कर चुके हैं, रामपुर जा रहे हैं। हालांकि आजम खान ने अभी तक कुछ भी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला है, पर उनकी पहले बयान का सबको इंतज़ार रहेगा। पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने, हालांकि इसके पहले भी वो तमाम बार ये बातें कहते रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं वो उन मुकदमों को हटाएंगे। और एक बार आज फिर जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो एक बार फिर से ये बात अखिलेश यादव ने दोहराई है।
कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि काफिले के साथ साथ चल रहे हैं विवेक, तो हो सकता है कनेक्टिविटी का कोई इशू आ गया हो। देखिए, सीतापुर जेल से रिहाई 23 महीने के बाद, और अब तो सीतापुर जो जिला है उसका जो बॉर्डर है वो भी क्रॉस कर चुके हैं आजम खान। और ऐसे में क्योंकि समर्थक जो सीतापुर जेल जाना चाहते थे, आजम खान के स्वागत के लिए उन्हें जिले के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो वो लोग वहीं बॉर्डर पर ही खड़े हुए थे सीतापुर जिले के। और विवेक बता रहे हैं कैसे अब जैसे ही सीतापुर जिले से बाहर निकली है आजम खान की गाड़ी, अब गाड़ियों के काफिला बढ़ चुका है। कई गाड़ियां आजम खान के इस काफिले में शामिल हो गई हैं। उनके वो तमाम समर्थक जो सीतापुर बॉर्डर पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे आजम खान का, अब वो तमाम गाड़ियां उनके साथ साथ आगे रामपुर की ओर बढ़ती हुई फिर से आपको लेकर चलेंगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, 23 महीने का इंतजार बड़ा लंबा था आजम खान के लिए, और उससे पहले नहीं भूलना चाहिए 27 महीने पहले भी आजम खान ने सलाखों के पीछे बिताए हैं। मतलब कुल मिलाकर 72 मामले जिसमें आजम खान को आखिरकार ये जमानत मिली है और अब आजम खान बाहर आ पाए हैं। तो लंबी कानूनी लड़ाई लेकिन अभी भी आजम खान का इंतजार कर रही है। विवेक, विवेक आपको मेरी आवाज मिल रही है? जब बिल्कुल देखिए, लंबी कानूनी लड़ाई आजम खान ने भी लड़ी, उनके परिवार में भी उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये लोग भी कुछ समय जेल में रहे। जो बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। तो देखिए, आजम खान ने भी आजम खान की बात करें, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, ये सब कुछ समय तक जेल में रहे। हालांकि आजम खान सबसे लंबा जेल में रहे। हमने देखा कि लगभग 100 के करीब में जो मुकदमे हैं वो हुए थे, करीब 104 मुकदमे थे जो हुए, और जिसमें अभी अलग अलग समय पर तमाम जो मुकदमे पर जो बेल है वो होती रही थी। और आखिरी बेल के बाद अब आजम खान फिलहाल तो बाहर निकल गए हैं, पर इन दौरान ये जो 50 महीने का समय रहा जब वो जेल में रहे, उस दौरान के तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। जब पिछली बार आजम खान निकल के बाहर आए थे तो तब भी उन्होंने, हालांकि जेल के जो तमाम चीज़ें हैं, कुछ अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज़ भगवान किसी को ना दिखाए, ईश्वर किसी को ना दिखाए, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और अब जो है वापस से वो बाहर आए हैं, और सामने आने वाले समय में पंचायत चुनाव 2027 का चुनाव, आजम खान जेल के बाहर, और तमाम सियासी सरगर्मियाँ, तमाम सियासी सुगबुगाहट, उन सब के बीच अब आजम खान पहले क्या बोलते हैं, ये सब की नज़र उसी पर है, क्योंकि आजम खान अपने बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं। आजम खान के बयान हमेशा चर्चा में रहे। जब वो सत्ता में रहे तो हमेशा उनकी जो तूती है वो बोलती थी, लेकिन फ़िलहाल ये समय का तकाजा था कि आजम खान पिछले 50 महीने जो है वो जेल में रहे, एक बार 27 और एक बार 23। अब फ़िलहाल लेकिन आजम खान निकल चुके हैं, और 2017 के बाद का जो दौर बदला, उसके बाद जब सरकार बदली, उसके बाद आजम खान के ऊपर अलग अलग जो मुकदमे हैं वो हुए। और उसमें जिस एक ऑफिसर का जिक्र जो अखिलेश यादव ने भी किया, वो आइए सब बताऊं कि मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं उनका जिक्र हुआ। और आपको बताऊं कि एक बार फिर से इस बार उनको 7वीं बार जो है एक्सटेंशन है वो मिला है, और उसमें आजम खान के ऊपर जो तमाम कार्रवाइयाँ हुई उस एक्शन में उनका भी नाम है। उन्होंने तमाम जो एक्शन हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने वो चीज़ें कराई हैं, या उन्होंने तमाम जो FIRs हैं अलग अलग लूप होल्स में उन्होंने वो कराई हैं। तो उनको लेकर के भी अखिलेश यादव ने भी आज वो जिक्र किया, सिक्किम कैडर के जो IAS हैं। तो अब देखना होगा कि आजम खान क्या उनको लेकर के भी कुछ बोलते हैं। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने बहुत मुखर होकर के उन पर कभी कुछ टिप्पणियाँ वैसी नहीं करी हैं। अब देखना होगा कि क्या चीज़ें आजम खान कहते हैं और क्या चीजें करते हैं। बिल्कुल आजम खान तो देखिए अब आज सलाखों से बाहर आए हैं, रिहाई उनकी आज सीतापुर जेल से हुई है, लेकिन अभी हाल ही में जो आजम खान की पत्नी की मुलाकात BSP सुप्रीमो मायावती से हुई है, उसके बाद से कई तरीके की अटकलें और कई तरीके के कयास लगने लगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उसका फासला आजम खान से, इसको लेकर ये तमाम अटकलें गर्म हैं। विवेक, जब बिल्कुल देखिए, तंजीम फातिमा के मायावती से मुलाकात की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं कि उन्होंने मायावती से उनकी मुलाकात हुई है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी की जब नींव रखी गई उसके हिस्सा हैं, वो समाजवादी पार्टी की नींव रहे हैं वो, और वो नहीं छोड़ेंगे। अब फिलहाल देखना होगा कि आजम खान क्या करते हैं, क्या कहते हैं। पर तमाम समुदाय
वो अलग अलग समय पर बंद जगहों पर ये बात कहते रहे कि जिस तरीके की पैरवियाँ समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए थी उस तरीके की पैरवियाँ नहीं हुई। आज़म खान जो है वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। इस तरीके की बातें अलग अलग समय पर कही जाती रही हैं, पर अब मुखर होकर के क्या आज़म खान या उनका परिवार इस पर क्या टिप्पणी करता है ये आने वाले समय में देखना होगा। या अब आज़म खान जब रामपुर पहुंच जाएंगे तब वो सबसे पहले क्या बात करते हैं, क्या मुखातिब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा यही है कि आज़म खान निकल तो चुके हैं पर क्या वो सपा के साथ रहेंगे, सपा के खिवनहार बनेंगे या सपा के साथ जो है 2027 का सफ़र वो तय करेंगे या वो अपनी राहें अलग करेंगे। और उनकी राहें अगर अलग होंगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा, उसका नुकसान किसको होगा। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के पास के साथ जाते हैं तो क्या आज़म खान की वही ब्रांड वैल्यू बचेगी या क्या आज़म खान की वही ताकत की उनके साथ जो लोगों का हुजूम समाजवादी पार्टी में रहते हुए था, क्या वो हुजूम बस अगर वो जाते हैं तो उधर भी देखने को मिलेगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विषय हैं जिस पर कयासबाजी फिलहाल चल रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कयास बहुत से लगाए जा रहे हैं और कयास तो देखिए तब से लगाए जा रहे हैं जब से नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद वो मुलाकात करने गए थे। सलाखों के पीछे जाकर उन्होंने मुलाकात की थी आजम खान से जेल में। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने जिस तरीके की सहानुभूति आजम खान को लेकर दिखाई थी और उनकी पार्टी के नेता भी आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे यहां पर सीतापुर जेल। तो कुल मिलाकर एआईएमआईएम से लेकर चंद्रशेखर तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे ये तमाम दल कह लीजिए आप, तमाम नेता कह लीजिए आप, वो भी कहीं ना कहीं आजम खान को अपने पाले में लाने की कोशिश में नजर आए। विवेक जी बिल्कुल, देखिए 2027 का चुनाव सामने है और 2022 का भी जब चुनाव था तब भी हमने देखा था कि तमाम जिन नेताओं का आप नाम ले रही हैं इन नेताओं ने अलग अलग गठबंधन या अलग अलग दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करी थी। चंद्रशेखर की बात की जाए, चंद्रशेखर की बात शुरुआती तौर पर समाजवादी पार्टी से हो रही थी पर वो बाद में फिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पीस पार्टी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन बनाया क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में न्यू तलाशनी थी अपनी। असदुद्दीन ओवैसी और राजभर को लेकर के कहा जा रहा था कि राजभर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, इसके अलावा पल्लवी पटेल, ये तमाम लोग एक साथ आएंगे। हालांकि बाद में ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ चले गए और असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ उन्होंने एक जो अलायंस है वो किया। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान का एक अपना अस्तित्व है, एक अपना वर्चस्व है और मुस्लिम वोटरों में एक अच्छी पकड़ है उनकी। तो सब कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश करेंगे कि 2027 में अगर उनको आजम खान का साथ मिलता है तो उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। और देखिए एक बार फिर से एक जगह पर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, लोग आजम खान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और शीशे कुछ खुले हैं और गाड़ी धीमी हुई है और आजम खान यहाँ पर लोगों से मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गाड़ियाँ बहुत देर तक नहीं रुकेंगी और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कुछ लोग जो जिनको जहाँ जहाँ रोक दिया गया, जो लोग जहाँ जहाँ रुके वो वहीं पर आजम खान का इंतज़ार कर रहे थे और अब फिर यहाँ पर कुछ लोगों से, दर्जनों की संख्या में लोग थे जिन लोगों से मिलते हुए फिर आजम खान आगे बढ़ते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि 2022 के चुनाव में भी ये तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश अलग अलग लोगों के साथ कोशिश करी थी। और 2027 एक बार फिर से ज़मीन तलाशने की कोशिश है। सबको एक जगह चाहिए, एक ज़मीन चाहिए कि जिससे वो उत्तर प्रदेश में अपना पैर जो है वो पसार सकें, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो ओवैसी हों। और उसी कड़ी में ये जो मुलाकातें हैं या ये जो तमाम जो बयान बीच बीच में आ रहे हैं वो भी हैं, पर सारी जो गेंद है वो सब कुछ आजम खान के पाले में है। आजम खान किस तरफ इशारा करेंगे, आजम खान की नजरें इनायत किस पर होंगी, ये देखना होगा। अगर वो बसपा की तरफ जाने की जो उनका जो झुकाव है वो अगर देखने को मिलता है तो क्या बसपा मजबूत होगी या बाकी उसका बीजेपी पर क्या इम्पैक्ट होगा, सपा पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। पर सबकी निगाहें आजम खान पर टिकी हैं कि वो पहले शब्द क्या बोलते हैं और ये जो तमाम कयासबाजी चल रही है उस पर वो कैसे विराम लगाते हैं या उस पर उनके बयान क्या बल देते हैं। जी आप रहिए मेरे साथ विवेक, मैं लौट रही हूं आपके पास। देखिए आजम खान की रिहाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी की नेता हैं अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की छोटी बहू भी हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान की रिहाई कोर्ट का फैसला, आजम खान जेल गए वो कोर्ट का फैसला, इसमें बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी। मैम, आज आजम खान जो हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है कि
ये पार्टी जो है बीजेपी या सरकार जो है लगातार सिर्फ एक समुदाय के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, लगातार उसी के चलते आजम खान को जेल में रखा गया। देखिए, बीजेपी से किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है और किसी भी व्यक्ति ने अगर जुर्म किया होगा तो कोर्ट न्यायपालिका है हमारे देश में, जुडिशरी है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने भी अगर गुनाह किया होगा, इस तरीके का काम किया होगा जिससे उसको सज़ा मिले, तो हमारे जुडिशल सिस्टम पे मुझे बड़ा भरोसा है, उसे सज़ा भी मिलती है। और अगर उनका ऐसा कार्यकलाप नहीं रहा तो उनको बाइज्जत बरी भी किया जाता है। लेकिन मैम लगातार चर्चा यही चल रही है कि जब वो जेल से छूटेंगे तो वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत नाराज बताए जा रहे थे, तो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी एक समय पर समाजवादी पार्टी की सदस्य हुआ करती थी? देखिए, निजी उनका निर्णय है, हर व्यक्ति की स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है इस देश में, वो जिस भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए उनका अपना निर्णय है। परंतु मुझे ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके जेल जाने में और उनके जेल से बाहर आने में, और अगर वो पुनः जेल गए उसमें भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वी हैव अ सेपरेट एंटिटी एंड दैट इज़ जुडिशरी। हम बहुत रिस्पेक्ट है हर भारतीय के मन में जुडिशरी के लिए, और उनके सभी न्यायपालिका के सभी आदेशों का हम लोग अनुपालन करते हैं जी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। लुधियाना में एक प्राइवेट बैंक की इमारत में आग लग गई। ये आग तीसरी मंजिल पर लगी और कुछ ही पलों में आग बेकाबू हो गई, पूरे फ्लोर पर फैल गई। वीडियो दिखाती हूं मैं आपको। इमारत में आग लगी हुई है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने में देखिए कड़ी मशक्कत यहां करनी पड़ी। किसी तरीके से बाद में इस आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में बैंक का फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की पूछताछ। दिल्ली ईडी दफ्तर में मौजूद हैं इस वक्त युवराज सिंह। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है युवराज सिंह से। पहले भी पूछताछ हुई है, आज फिर युवराज सिंह से पूछताछ हो रही है। और रॉबिन उथप्पा, एक और पूर्व क्रिकेटर, उनसे भी ईडी की टीम ने इसी सट्टेबाजी ऐप को लेकर पूछताछ की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, युवराज सिंह से पहले भी पूछताछ हुई है, रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हुई है और अब एक बार फिर युवराज सिंह को पूछताछ के लिए ईडी ने दफ्तर बुलाया है। क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके के सवाल जिनके जवाब ईडी युवराज सिंह से लेना चाहती है? मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले ईडी ने युवराज सिंह को नहीं बुलाया था। युवराज सिंह को आज पहली बार है जब इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। और युवराज सिंह से पहले कई और क्रिकेटर्स जो हैं उनको पूछताछ के लिए ईडी बुला चुके हैं, जिसमें रॉबिन उथप्पा शामिल है। इसके अलावा सुरेश रैना थे, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज हैं, उनको पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया है। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल सोनू सूद को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। जो ये ऐप है, ये गैर कानूनी ऐप है, जो 1x बेट ऐप है, ये गैर कानूनी ऐप है जो भारत में बैन थी। लेकिन इसके बावजूद जो भी क्रिकेटर्स थे या जो फिल्मी सितारे थे, इस ऐप का प्रमोशन लगातार कर रहे थे। तो ईडी इन सेलिब्रिटीज से यही जानना चाहती है कि जो ये प्रमोशन कर रहे थे, क्या इनको ये मालूम था कि गैर कानूनी ऐप है, उसके बावजूद ये प्रमोशन कर रहे थे? इसके अलावा अगर इनको इस ऐप से पैसा मिला है तो किसके जरिए मिला था? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी जो है इन सभी लोगों से ले रही है। बहुत शुक्रिया मनोज। कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ईडी युवराज सिंह से अभी पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर बारिश हुई है और अब कोलकाता में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कोलकाता में पिछले 24 घंटे में लगभग 247.5 mm बारिश हुई है। कई जगह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं, कहीं घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में पानी भरा हुआ है। शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा फिलहाल रोकनी पड़ी है। हावड़ा में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक और दुकानें सब जलमग्न हैं। बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारियां भी प्रभावित हुई। कई जगह पंडाल डूबे हुए हैं, कई खराब हो गए हैं। कोलकाता में कई स्कूल्स में भी आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स घंटों की देरी से उड़ान भर रही हैं। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया पर पानी भरा हुआ है। एयर इंडिया और इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सड़कों पर पानी भरने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है।
तो कोलकाता में भारी बारिश से जल भराव के हालात, कई जगह पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोलकाता में करंट लगने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में 8 लोगों की जान गई है। भारी बारिश के बाद कोलकाता में कई जगह जल भराव और ऐसे में कई जगह पानी में करंट दौड़ा, जिसकी चपेट में आकर अलग अलग जगहों पर अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता में करंट लगने से 8 लोगों की मौत, अलग अलग इलाकों से ये खबरें सामने आई। करंट लगने से कुल मिलाकर कोलकाता में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। तो जल भराव के बीच कोलकाता में हादसा भी हुआ है। एक दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। भीषण आग लगी। जल भराव के बीच कोलकाता में यह हादसा हो गया। एक दुकान आग की चपेट में आ गई। दुकान में आग धधक गई। जल भराव के बीच कोलकाता में एक दुकान में आग, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे वो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। दुकान में आग लगी। अब आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है, हालांकि शुरुआती जानकारी मिल रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। फिलहाल देखिए आप कितना तेज धुआं उठता हुआ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। तो सड़कें एक तरफ कोलकाता में पानी में डूबी हुई हैं, पूजा पंडालों में पानी भर गया है और वहीं इस बीच कोलकाता में एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है, ऐसी शुरुआती कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए आप कितनी भीषण ये आग रही होगी। धुआं देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और फिर दमकल की गाड़ियों से पानी की बौछार के जरिए आग पर काबू पाया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओइशी मुखोपाध्याय इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। ओइशी, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां की तस्वीर क्या है, दिखाइए जरा दर्शकों को। देखिए रुमाना, त्योहार से सज रहा था ये शहर, मगर उसी बीच आपदा आ पड़ी है। अभी तक जो मालूम पड़ रहा है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस बिजली के चपेट में आकर। मैं कैमरा पर्सन अतुल कुंडू को दिखाने को बोलूंगी कि इस शहर में अभी भी ट्रैफिक जैम है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी वाटर लॉगिंग है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कनेक्टर्स हैं जहां पर अभी तक जो ट्रैफिक जाम है, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। बहुत देर से, घंटों से यहां पर गाड़ी रुकी हुई है। हम भी इस रास्ते से जा रहे थे, घंटों से तकलीफ हो रही है लोगों को जो रास्ते में रुके हुए हैं। और इसी बीच 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है बिजली की चपेट में आकर। बिजली की तार खुली हुई थी और इसी बीच जो व्यवसायी, जो लोग सुबह को बाहर निकले जब अलर्ट नहीं आया था, क्योंकि कल को रात को जब बारिश शुरू हुई तो बीच रात को बारिश शुरू हुई, उसके बाद 5 घंटे तक बारिश हुई और इसी बीच देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई। शहर में जहां जहां भारी बरसात हुई वहां पर देखने को मिला कि पानी जो रास्ते के ऊंचे तक आ चुके हैं और वहां पर लोगों को क्या बोल सकते हैं उसको कि लोग जो जा रहे थे उन लोगों को देखा कि एक लोग बिजली की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। और उसके बाद देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत घंटों से जो वाटर लॉगिंग अभी भी है। हम दिखाने को बोलेंगे कैमरा पर्सन अतुल कुंडू को जो यहाँ पर रास्ते में अभी भी पानी पड़ी हुई है और उसके साथ साथ जो मोबाइल पंपिंग स्टेशन होते हैं, जो पोर्टेबल पंपिंग होते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इरिगेशन भी नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो घंटों से यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, काम में नहीं जा पा रहे हैं। और उन लोगों का जो कंप्लेन है जो केएमसी काम नहीं करते, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम ठीक से नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर निकासी का जो काम है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए कि पानी जमा हुआ है और लोग जा नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच आपदा से 9 लोगों की मौत हो गई है। बारिश रात तक हुई, भोर तक हुई, उसके बाद देख सकते हैं कहाँ से कब तक जा रही है। अरे साइंस सिटी से आ रहा है, 1.5 घंटा लग गया, अभी तक नहीं पहुंच पाए। देख सकते हैं लोग बोल रहे हैं कि घंटों तक यहाँ पर फंसे हुए हैं, बस से निकलकर पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से बस को जाने की कोई रास्ते ही नहीं मिल रही है। ओइशी, ये जो अभी आपने आंकड़ा दिया, आप बता रही हैं कि अलग अलग इलाकों में करंट लगने से कोलकाता में 9 लोगों का बता रही हैं आप, आंकड़ा बढ़कर 9 लोगों पर पहुंच गया है। 9 लोगों की जान चली गई है करंट लगने से। ओइशी,
एकदम ही हम बोल रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है। सुबह को जब पता चला तब 4 लोगों था, उसके बाद 7 हुआ। अभी जो संख्या है वो भी आंकड़ा 9 में पहुंच गई है। नेताजी नगर, बुढ़ो शिवतौला, बेहाला, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इलाका है, आवश्यकता मोड़, जहां पर लोगों को जो बिजली के चपेट में आकर उन लोगों की मौत हो गई। बिजली की जो तार थी वो खुली हुई थी। सीएससी का कोई अलर्ट नहीं आया हुआ था। कल रात से भारी बारिश हुई, उसके बाद ही लोगों को पता भी नहीं था कि वहां पर जो बिजली की तारें हैं वो खुले हुए हैं, और लोगों को पते ना होने से ही देखा गया कि बहुत सारे लोग जब सुबह को रास्ते में निकले तो जो पानी था, पानी में जो पानी के करीब जो पोल्स था वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ था। लोगों को जब हेल्प करने के लिए लोग आए तो वो हेल्प भी नहीं कर सके, पुलिस भी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि उन लोगों की मौत हो चुकी थी बिजली के चपेट में आकर। अभी देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम भी कितनी हुई है, रास्ते में बहुत सारे गाड़ियां बहुत घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं और रास्ता भी नहीं मिल रहा है इन सब यहाँ से जाने की। बिल्कुल ओइशी, आप तस्वीरें दिखा रही हैं कैसे सड़क की यातायात और उस पर ब्रेक लगी हुई है, बिल्कुल ठप। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक है, और साथ ही साथ मेट्रो को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है, रेल सेवा को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि वो भी बाधित हुआ है। उसको लेकर क्या है अपडेट ओइशी? देखिए, सियालदह का जो साउथ सेक्शन है वहां पर ट्रेन नहीं चल पा रही है। मेट्रो के जो स्टेशन है वहां पर वाटर लॉक्ड हो गए। पार्क का जो स्टेशन है वहां पर वाटर लॉक हो गए, इसीलिए अभी वो जो सर्विस है वो भी हैकल्ड हो रहा है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक में भी जैम है। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं कि त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा के लिए पूरा शहर सज रहा था, मगर उसी बीच ये आपदा पड़ी। पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया था, इसीलिए देख सकते हैं कि सुबह से सब लोग काम में जब ही निकले तभी ये सारे रास्ते में जैम हो गए। लोग बाहर निकलकर बहुत सारी तकलीफ में पड़ रहे हैं। और मेट्रो का, ट्रेन का, हर एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, बसेस भी नहीं मिल रहे थे। लोग बस स्टैंड में खड़े हुए थे, बसेस भी नहीं मिल रहे थे, अभी मिल भी रहे हैं। तो देख सकते हैं हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि बस में कितने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। हर एक बस फुल पड़ा है और यहाँ पर रास्ते में जैम के लिए बस चल भी नहीं पा रही है। ओइशी, सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बारिश रात में हुई और अब सुबह से तो बारिश रुकी हुई है, बावजूद इसके ये पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या इसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम जिम्मेदार, और उसको लेकर लोगों में गुस्सा, आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है क्या, कि पहले से तैयारियां नहीं की गई, नालियों की साफ सफाई नहीं की गई और इसका अंजाम अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है? ओइशी, एकदम देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो लोग सुबह से ही बोल रहे हैं कि पहले से काम नहीं किया गया। जो आभा का दफ्तर है, हवा ऑफिस ने पहले ही बोल दिया था कि रेड अलर्ट है, सतर्क रहना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, मगर पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। उसके बाद आज भी सुबह से येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो शहर में अभी भी बारिश हो भी सकती है। आसमान आपको दिखा सकती हूँ, साफ नहीं है अभी भी। देख सकते हैं आसमान अभी भी साफ नहीं हुआ, इसका मतलब बारिश फिर अभी भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि रेड अलर्ट था, फिर भी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। अभी मेयर खुद निकल कर बोल रहे हैं कि नदी के जो वाटर लॉक्स है वो लॉक गेट खुल नहीं सकते। और यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो पैदल चल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ का काम नहीं होता। जब भी किसी भी वक्त बारिश होती है तब भी यहाँ पर पानी जम जाता है, और इस बार तो 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई, इसीलिए और भी ज्यादा पानी जम गया। बहुत शुक्रिया आपका ओइशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कैसे कोलकाता इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। हम बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बताते चले आपको, कोलकाता में करंट लगने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है, 9 पर पहुंच गया है। और अब बात आई लव मोहम्मद विवाद की, जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर में हुए बवाल में अब बड़ा एक्शन हो रहा है। काशीपुर में हुए बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर को गिरफ्तार किया है। नदीम अख्तर काशीपुर में बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नदीम काशीपुर से लड़ चुका है। काशीपुर से समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर रहा है, और नदीम अख्तर को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदीम अख्तर को ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बिना पुलिस की इजाजत के नदीम अख्तर ने ही लोगों की भीड़ को सड़क पर उतार दिया। जुलूस निकाला था काशीपुर में, और ये जुलूस देखते ही देखते आक्रामक हो गया था। इसमें शामिल उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया था। पुलिस वालों को देखिए कैसे खदेड़ा गया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें समाजवादी पार्टी का नेता
नदीम अख्तर मास्टरमाइंड के तौर पर पुलिस ने नदीम अख्तर को गिरफ्तार किया है, जो काशीपुर से समाजवादी पार्टी समर्थित मेयर चुनाव का प्रत्याशी रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, काशीपुर कांड में आरोपी नेता नदीम अख्तर पर एक्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर को पार्टी से निकाला। समाजवादी पार्टी का नेता है नदीम अख्तर, जिसने काशीपुर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी। बिना इजाजत के सैकड़ों लोगों का जुलूस लेकर सड़क पर उतर गया था और जुलूस में कई उपद्रवी ऐसे थे जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, पुलिस वालों को खदेड़ा था, कई पुलिस वाले घायल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने जब एक्शन लिया और गहराई से इस पूरे मामले की जांच की तो मास्टरमाइंड इस उपद्रव का समाजवादी पार्टी का नेता नदीम अख्तर निकला और अब समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। काशीपुर कांड में आरोपी नेता नदीम अख्तर से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई। समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर को पार्टी से बाहर किया। काशीपुर में मेयर चुनाव समाजवादी पार्टी के समर्थन से ये लड़ा था, उम्मीदवार था ये, और अब समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर को पार्टी से बाहर कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।